जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली बुक का 6 नंबर लेसन है, जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। इसमें कुल लगभग 70 प्रश्न के आसपास प्रश्न बने हैं, जो हम 2 वीडियो के माध्यम से लेके आएंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है कि स्वतंत्रता के बाद, यानी आज़ादी के बाद, अर्थात 1947 के बाद भारत में योजनाओं को अपनाया गया है। यानी देश के विकास के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत में योजनाओं को किस रूप में अपनाया गया, तो उस समय योजनाओं को केंद्रीकृत केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि केंद्रीकृत योजनाओं के बाद केंद्रीकृत योजनाओं के बाद बहुस्तरीय योजनाओं को अपनाया गया। तो याद रखें कि स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे विकेंद्रीकृत विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाओं को अपनाया गया। तो इसमें आएगा विकेंद्रीकृत विकेंद्रीकृत आएगा। 1 नंबर में केंद्रीकृत था। क्वेश्चन नंबर 3 है, में योजना आयोग का स्थान ने ले लिया। तो याद रखें कि 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी थी। ध्यान दें, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन भी लगाई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी है, वो किसको दी हुई थी? वो दी हुई थी योजना आयोग को। किसको दी हुई थी? योजना आयोग को दी हुई थी। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग काम कर रहा है, लेकिन 4 नंबर में योजना आयोग आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को युक्तिगत युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने की जिम्मेदारी किसकी है? इसमें है, उसमें था, थी, और इसमें है। तो केंद्रीय और राज्य सरकारों को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने की जो जिम्मेदारी है, वो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की मानी जाती है। तो इसमें आएगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, नियोजन के उपागम हैं। तो नियोजन के 2 मुख्य उपागम हैं। एक तो यानी
खंडीय नियोजन होता है और एक प्रादेशिक नियोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नियोजन में खंडीय नियोजन एवं नियोजन आता है। अभी मैंने बताया नियोजन के दो उपागम हैं। पहला उपागम ये है जो दिया हुआ है, दूसरा उपागम आएगा वो आएगा प्रादेशिक नियोजन। क्या आएगा? प्रादेशिक नियोजन। नियोजन के दो मुख्य उपागम हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नियोजन का कार्य यानी कौन से नियोजन का कार्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के विकास हेतु कार्यक्रम बनाना और उनको लागू करना। यानी ऐसा कौन सा नियोजन है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के विकास को लेकर के कार्यक्रम बनाता है और बाद में उन्हें क्या करता है, लागू भी करता है। तो इसमें ऐसा कौन सा नियोजन आएगा? तो 8 में वो यानी खंडीय नियोजन आएगा। यहाँ पर खंडीय नियोजन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रादेशिक नियोजन में प्रादेशिक को कम करने हेतु योजना बनाना है। यानी जो प्रादेशिक नियोजन है वो किसके लिए योजना बनाता है? वो प्रादेशिक असंतुलन को घटाने के लिए योजना बनाता है या असंतुलन को कम करने के लिए योजना बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उनके पर आधारित होता है। तो याद रखें, किसी भी क्षेत्र का जो आर्थिक विकास है वो उनके संसाधनों पर निर्भर होता है, संसाधनों पर आधारित होता है। तो इसमें आएगा संसाधनों। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्थिक विकास हेतु संसाधनों के साथ एवं की आवश्यकता है। यानी किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का होना तो जरूरी है ही है, लेकिन इनके साथ साथ यानी तकनीकी तकनीकी एवं निवेश की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें आएगा तकनीकी और इसमें आएगा निवेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिछले 1.5 दशक से आर्थिक विकास में क्षेत्रीय बढ़ रहा है। यानी पिछले 1.5 दशक से आर्थिक विकास के अंदर आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्थिक विकास के क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमता को यानी कम करने हेतु योजना आयोग ने एवं उपागम को प्रस्तुत किया है। तो ध्यान दें यहाँ पे कि आर्थिक विकास के क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं को आर्थिक विकास के क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं को कम करने के लिए योजना आयोग ने एक तो बनाया है लक्ष्य क्षेत्र। तो इसमें क्या आ जाएगा? लक्ष्य क्षेत्र आ जाएगा। और एक है लक्ष्य समूह। लक्ष्य क्षेत्र, यहाँ पर लक्ष्य क्षेत्र आएगा और यहाँ पर लक्ष्य समूह आएगा। यानी आर्थिक विकास के क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं को कम करने हेतु योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र एवं लक्ष्य समूह उपागम को प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पंचवर्षीय योजनाओं में
पर्वतीय क्षेत्र है, इसके साथ साथ उत्तरी पूर्वी राज्यों एवं यानी पिछड़े क्षेत्रों में, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर है पर्वतीय क्षेत्रों और उत्तरी पूर्वी राज्यों और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें अवसंरचना को विकसित करने हेतु योजना को तैयार किया गया। तो देखिए, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों, उत्तरी पूर्वी राज्यों एवं पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया। तो यहाँ आ जाएगा विशिष्ट क्षेत्र योजना और यहाँ आ जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ विशिष्ट क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ? तो ये हुआ 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 है, वो है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जिलों को शामिल किया गया है। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 15 जिलों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सन में पिछले क्षेत्र में उसे सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछले क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश किसने की? थोड़ा सा इस प्रश्न की आप लैंग्वेज समझिए। ये प्रश्न है कि 1981 के अंदर 17 नंबर क्वेश्चन है, वह है हमारा कि 1981 के अंदर 1981 में, यानी पिछड़े क्षेत्रों में, कहाँ पर है? पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई लगभग यानी 600 मीटर से भी अधिक थी और जिनमें उप योजना जिनमें जनजातीय उप योजना लागू नहीं थी। थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है, तो मैंने आपको बोल के बता दिया है कि 1981 में पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीय समिति ने उन सभी क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्रों में शामिल किया या करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उपयोजना लागू नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो है कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कौन सी पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर आरंभ हुआ सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न नंबर 19 है कि पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को विस्तृत किया गया, यानी ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर तो लागू होता है और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है
इसके अंदर इनका रूप बढ़ाया गया या इनका विकास किया गया। तो यहाँ पर 18 में चौथी पंचवर्षीय योजना और 19 में आएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग एक एक लोग कृषि हेतु यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि हेतु भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। यानी देश में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए लोग वर्तमान में सीमांत भूमि पर भी कृषि करने के लिए बाध्य हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1967 में योजना आयोग ने 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों में की। यानी 1967 देखिए यहाँ पर भी 67 है और जिलों की संख्या भी 67 है। तो आसानी से याद हो जाएगा कि 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों में की। क्वेश्चन नंबर 22 है 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया या परिसीमन किया। तो 1972 याद रखना, सिंचाई आयोग याद रखना और 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का यानी परिसीमन किया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बरमोर जनजाति क्षेत्र जो कार्यक्रम है बरमोर जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आरंभ हुआ। तो बरमोर जनजाति क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आरंभ हुआ। बरमोर जनजाति क्षेत्र कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है बरमोर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें आती हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें आती हैं, उनके नाम आपको बताना है। जिसमें एक तो है बरमोर तहसील, एक तो कौन सी तहसील है बरमोर है और एक है ओली तहसील। यानी बरमोर जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलों के अंदर हुआ था। जिसमें एक तो है बरमोर और जो दूसरी तहसील है उसका नाम है होली। क्वेश्चन नंबर 25 है वो है से बरमोर क्षेत्र अधिसूचित जनजाति क्षेत्र है। तो याद रखें सरकार ने 21 नवंबर
1975 को 21 नवंबर 1975 को बरमोर क्षेत्र को अधिसूचित जनजाति की श्रेणी के अंतर्गत ले लिया था। तो यहाँ आएगा 21 नवंबर 1975। अगला क्वेश्चन है, बरमोर जनजातीय क्षेत्र में जनजाति के लोग रहते हैं। यानी बरमोर जो क्षेत्र है, बरमोर जो जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पर गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आएगा गद्दी जनजाति के लोग। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 में आपको पूरा नाम लिखना है। जैसे 27 में क्या है, SEDA। SEDA का पूरा नाम है लघु कृषक, लघु कृषक विकास संस्था, लघु कृषक विकास संस्था, लघु कृषक विकास संस्था SEDA का पूरा नाम है। अगला है MFDA का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है सीमांत किसान विकास संस्था। पूरा नाम इसका क्या है, सीमांत किसान विकास संस्था। अगला है WECD का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है विश्व पर्यावरण, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, और विकास आयोग। यानी SEDA का पूरा नाम लघु कृषक विकास संस्था है। MFDA का सीमांत किसान विकास संस्था है। WECD का विश्व पर्यावरण और विकास आयोग है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वो है गद्दी जाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। यानी गद्दी जाति के लोग हैं वो गद्याली भाषा बोलते हैं, वो गद्याली भाषा का उपयोग करते हैं। तो गद्याली भाषा का प्रयोग करते हैं। इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, गद्याली। अगला प्रश्न नंबर 31 है, गद्दी जनजाति के लोग प्रवास करते हैं। तो गद्दी जाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, बरमोर क्षेत्र का जनघनत्व कितना है। तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, यहाँ का जनघनत्व है 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बरमोर जनजाति क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया के दशक में आरंभ हुई। बरमोर जनजातीय क्षेत्र में, बरमोर जनजातीय क्षेत्र के अंदर, बरमोर जनजातीय क्षेत्र में विकास की जो प्रक्रिया है वो 1970 के दशक में आरंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 34 है, वो है कि 1974 में पंचवर्षीय योजनाओं में जनजाति उपयोजना शुरू की गई। तो देखिए 1974 का समय था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। तो 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना शुरू की गई। जनजातीय उपयोजना है वो शुरू की गई। और 35 नंबर प्रश्न है, वो है
गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था एवं पर निर्भर थी। यानी गद्दी जनजाति के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था पर आधारित थे? तो ये लोग एक तो कृषि करते थे और ये पशुपालन यानी पशुचारणे पर निर्भर थे। पशुचारणे पर निर्भर थे। तो याद रखें, कृषि और पशुचारण। तो ये थे इनके यानी 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। बाकी के जो बच्चे हैं वो हम लेके आएंगे सेकंड वीडियो के अंदर है। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।